हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री। क्लास 10 का हिस्ट्री है, चैप्टर 4 का नाम है औद्योगिकीकरण का युग। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। तो आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, व्याख्या कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन के आ जाने से मजदूरों की मांग घट गई। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनाने लगते थे। जब इन मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो हाथ में ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम छिन गया था। इस मशीन की वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने के कारण बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई थी। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी का प्रयोग का विरोध किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अब, सत्रहवीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों को से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। तो 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। है 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण यूरोपीय शहरी सौदागरों ने ग्रामीण क्षेत्रों का रुख किया। है शहरों में दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स के ताकतवर होने के कारण वे शहरों में रहते हुए अपने उत्पादन नहीं बढ़ा सकते थे। है जबकि गांव में कॉमर्स की स्थापना के कारण गरीब व छोटे किसान अपनी आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। जब इन सौदागरों ने उन्हें माल तैयार करने के लिए पेशगी की रकम दी तो ये काम करने के लिए फौरन तैयार हो गए। है ग्रामीण दस्तकार सौदागर उनके लिए काम करते हुए अपने खेतों को भी संभाल सकते थे। इससे कुटीर उद्योग को बल मिला। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, व्याख्या करें। तो 18वीं सदी के अंत से पूर्व तक गुजरात का सूरत बंदरगाह पर भारत खड़ी तथा लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। 1750 के दशक के पश्चात इन बंदरगाहों पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला पड़ता गया, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में नियंत्रण वृद्धि होती जा रही थी। यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापार पर इजाराती अधिकार हासिल कर लेने से सूरत व हुगली दोनों बंदरगाह कमजोर पड़ गए, जिससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय ढंग से कमी आई। 1740 के दशक में
इस बंदरगाह पर होने वाला व्यापार 1.6 करोड़ रुपये से गिरकर केवल 30 लाख रह गया। दूसरी ओर बम्बई नए बंदरगाह के रूप में उभर गए थे, अतः सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशतों को नियुक्त किया था। व्याख्या करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1764 के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, तब कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार कायम करने के लिए उससे सीधा संबंध स्थापित करना चाहा। उसके लिए उसने गुमास्ता की नियुक्ति की। इस गुमास्तों को अनेक प्रकार से काम सौंपा गए। कंपनी ने सर्वप्रथम बुनकरों को सक्रिय व्यापारियों व दलालों से मुक्त करवाने के लिए इन पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिन्हें गुमस्ता कहा गया। यह गुमस्ता बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके न दे सके। गुमस्ते ही बुनकरों से तैयार माल को इकट्ठा कर कंपनी तक पहुंचाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदि औद्योगिकरण का मतलब बताएं। तो आइए मतलब बताते हैं। आदि औद्योगिकरण का इतिहास प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि घरों में होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। इस पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था में व्यावसायिक आदान प्रदान होता था, इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों पर होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाते थे। इस प्रकार औद्योगिकरण से पहले फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले के उत्पादन कार्य को आदि औद्योगिकरण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैनचेस्टर में बने कपड़े के आयात से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैनचेस्टर में बने कपड़े के आयात से भारत में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। तो ये ऑप्शन के माध्यम से हम लोग जानते हैं। इस आयात में भारतीय कपड़ा उद्योग को बड़ी हानि हुई, क्योंकि अब भारतीय कपड़े के उपभोक्ता बहुत कम रह गए, क्योंकि मैनचेस्टर का कपड़ा सस्ता और चमकदार होता था। इससे भारत के बहुत से बुनकर बेकार हो गए, जिन्हें आसपास के नगरों में जाकर मजदूरी का काम करना पड़ा। भारतीय बाजार में मैनचेस्टर में बने कपड़ों से भर गए, जिससे यहाँ के भारतीय व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ। तो क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, जौबर किसे कहते हैं। जौबर किसे कहते हैं। तो मिलों की संख्या बढ़ाने के साथ मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी और रोजगार चाहने वाले की संख्या रोजगार के
मुकाबले हमेशा अधिक रहने के कारण नौकरी पाना कठिन था। मिलों में प्रवेश भी निषेध था। उद्योगपति के द्वारा नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। जॉबर प्रायः कोई पुराना और विश्वास कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था और मुसीबत में आर्थिक सहायता भी करता था। इस प्रकार जॉबर शक्तिशाली और मजबूती व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के लिए बदले में पैसे का उपहार मांगने लगे और मजदूरों के जीवन को नियंत्रित करने लगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कारखानों के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो भारत में सबसे पहले कपास और पटसन की कारखानों की स्थापना हुई। पहली कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। 1864 में इनकी संख्या 4 हो गई। कपड़ा मिल के बाद 1855 में बंगाल में पटसन मिल स्थापित हुई। 1862 में बंगाल में ही एक और पटसन मिल स्थापित की गई। उत्तरी भारत में 1860 के दशक में कानपुर में एल्गिन मिल प्रारंभ हुई और एक वर्ष बाद अहमदाबाद में प्रथम कपड़ा मिल लगाई गई। 1874 तक मद्रास की पहली कताई तथा बुनाई मिल ने उत्पादन शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, 20वीं सदी में हथकरघे के कपड़े का उत्पादन बढ़कर 1900 और 1940 के बीच तिगुना हो गया था। कारण बताएं। क है, हथकरघा उत्पादों ने नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जिसने उत्पादन में सुधार हुआ, परंतु मूल लागत में कोई वृद्धि भी नहीं हुई। ख है, 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते अधिकतर बुनकरों को फ्लाई शटल वाले गर्दों का प्रयोग करते देखा जा सकता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और श्रम की मांग में कमी आई। 1941 में भारत में 35% से अधिक हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मदरसा, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो करघे 70 से 80% तक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेशगी की प्रणाली बुनकरों के लिए हानिकारक क्यों सिद्धांत हुई? क है, बुनकरों के पास मोल भाव करने का अवसर नहीं बचा था। ख, अधिकतर बुनकरों ने अपनी जमीन बटाई पर दे दी और वे सारा समय बुनाई में लगाते थे। इस बुनकर कार्यों को पूरा परिवार की लगा रहता था। ग है, अपनी जमीन खोने के बाद अधिकतर बुनकर खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए। घ, नए गुमशुदा बाहरी लोग थे, उनके ग्रामीण से कोई सामाजिक संपर्क नहीं थे, अतः वह आक्रामक होकर काम करते थे। पुलिस के साथ गांव में घूमते और आपूर्ति में देरी के लिए बुनकरों को दंड देते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी कैसे प्रभावित हुई? तो बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी में कई तरह से प्रभावित हुई। क, कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन बड़ा कष्टमय और दयनीय था। ख है इसका ऑप्शन।
श्रम की बहुतायत की वजह से नौकरियों की भारी कमी थी। ग नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुंबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। घ है बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। अड़ा है मजदूरों की आय की वास्तविक मूल्य में भारी कमी हो गई थी, जिससे गरीबी बढ़ रही थी। जिससे गरीबी क्या हो रहा था? बढ़ रही थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मशीन युग से पहले भारत का व्यापार कैसा था? तो मशीन युग से पहले भारत का उद्योग काफ़ी फल फूल रहे थे। का है अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा था। खा उच्च किस्म का कपड़ा भारत में आर्मीनियम और फारसी सौदागरों पंजाब में अफगानिस्तान, पूर्वी भारत और मध्य एशिया लेकर चले जाते थे। ग है विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर इस व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। घ सूरत, हुगली और मछलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह होते थे। रा है दो प्रकार के व्यापारी इस उद्योग में लगे थे, एक आपूर्ति सौदागर और तथा दूसरा निर्यात सौदागर। बंदरगाहों पर बड़े जगह मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोलभाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल खरीद लेते थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज मैं लघु उत्तरीय प्रश्न जितना भी था तो मैं सारा करा दी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।